नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संगीत आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं द हाई सी ट्रीटी के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे हाई सी ट्रीटी क्या है, भारत इसे साइन और रेटिफाई क्यों कर रहा है, यूएन क्लॉज क्या है, उसके अंडर ये हाई सी ट्रीटी बनाई गई है, हाई सीज क्या होती है, ये सभी के बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर इस मैप को आपने देख लिया होगा तो यहाँ पर हमने समुद्र को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका 12 नॉटिकल माइल, दूसरा है आपका 24 नॉटिकल माइल और तीसरा है आपका 200 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल होता है आपका 1.85 किलोमीटर के बराबर। तो जहां तक आपका 12 नॉटिकल माइल है, इसे हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से आपके देश की सीमा के अंदर आता है, टेरिटरी का हिस्सा है आपका, इसलिए हम इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। इस सी के ऊपर का जो स्पेस होता है स्काई का, उसे भी हम हमारा नेशनल स्पेस कहते हैं, यानी कि वो भी हमारा नेशनल एयर स्पेस के अंदर आता है। वहां पर अगर हम चाहे तो कोई भी फॉरेन प्लेन को फ्लाई करने से रोक सकते हैं, उसके ऊपर हमारा सोवर्जन राइट है। उसके बाद है आपका 24 नॉटिकल माइल। ये होता है आपका कंटेंजेंसी जोन, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर आपके देश के कायदे कानून लागू होते हैं। अगर इस सी के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है, भले ही वो फॉरेनर हो या कोई दूसरे देश का व्यक्ति हो, उसके ऊपर आपके देश में जो कानून बनाए गए हैं वही इम्प्लाई होंगे। जो कानून आपके देश में पायरेसी को बनाए गए हैं, पायरेट्स के ऊपर बनाए गए हैं, इलीगल ट्रेड्स के ऊपर बनाए गए हैं, वो भी वहां पर इम्प्लीमेंट होंगे। और तीसरा होता है आपका 200 नॉटिकल माइल, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर आपके देश का एक अधिकार होता है। आपका देश अगर चाहे तो वहां से उनका एक्सट्रैक्शन कर सकता है और खुद के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल कर सकता है। वहां पर चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकता है, जिसके अंदर आपके आएंगे ऑयल, नेचुरल गैस। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया आपका ऑप्टिकल केबल, और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल और नेचुरल गैस को, वो भी हम वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया है, इसे हम हाई सीज कहते हैं। एक बार आप फिर से इसमें आपको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ तरीके से मेंशन किया गया है, 12 नॉटिकल माइल हो गया आपका टेरिटोरियल सी, उसके ऊपर का हो गया आपका नेशनल एयर स्पेस। 24 नॉटिकल माइल हो गया आपका कंटेजेंसी जोन, यानी वो एरिया जहाँ पर आपके देश के कायदे कानून सभी लागू होते हैं। आप चाहे तो वहां पर अपने रूल्स इम्प्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद का आता है आपका 200 नॉटिकल माइल। ये होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद का जो एरिया है उसे कहते हैं हम हाई सीज। और इसी हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए जो ट्रीटी बनाई गई है, उसे द हाई सी ट्रीटी कहा गया है। हाई सीज जो है, यानी कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया, 200 नॉटिकल माइल हो जाएगा आपका 370 किलोमीटर, वो एरिया उसे द हाई सी ट्रीटी कहते हैं, हाई सीज। ये एरिया टोटल ओशंस का 61% है। और जबकि 39% एरिया आपका आ जाता है 200 नॉटिकल माइल के अंदर। तो इसे रेगुलेट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। तो हाई सी ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी यूएन क्लॉज के अंदर बनाई गई है। तो सबसे पहले यूएन क्लॉज क्या है? ये आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये 1982 में इसे साइन किया गया था तथा 1991 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। यूएन क्लॉज का मेन काम यही है कि ये दुनिया भर के सभी ओशंस को कंट्रोल करता है। उनमें देशों के सोवरेन राइट को डिफाइन करता है कि इस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होगा। अगर बहुत से देश अगर हम देखें तो उनकी समुद्री सीमाएं एक दूसरे से काफी नजदीक है, जिसके बीच में 200 नॉटिकल माइल से कम अंतर है। तो ऐसे में यूएन क्लॉज डिसाइड करेगा कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होगा तथा दूसरे देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होगा। साथ ही साथ यूएन क्लॉज दुनिया भर के देशों को गाइड करता है कि वो अच्छे से लॉज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने समुद्र के प्रोटेक्शन के लिए, और उन्हें क्या लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए, ये भी हमें यूएन क्लॉज बताता है। यूएन क्लॉज ने ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
का आइडिया दिया था, और इसे डिफाइन भी यूएन क्लॉज करता है। जो ट्रीटी बनाई गई है हासी ट्रीटी, उसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा 24 नॉटिकल माइल तक आपका जुरिडिक्शन इम्प्लाई होता है, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहां पर दूसरे देशों के भी कुछ राइट्स है यूएन नेशन के खास करके। तो ये जो आपके जुरिडिक्शन के बाहर का एरिया है, उसमें जो बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए ट्रीटी बनाई गई है, इसी वजह से इसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन भी कहा जाता है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होंगी। अगर दो प्रकार की बात है, एक होता है किसी ट्रीटी को साइन करना, और दूसरा होता है उस ट्रीटी को रेटिफाई करना। साइन अगर आप उस ट्रीटी को करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साथ ही उस ट्रीटी में जो रूल्स बनाए गए हैं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बट आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे या उसके ऊपर आप किसी को जवाबदेही होंगे, ये इसमें इम्प्लाई नहीं होता है। आप उसमें उस ट्रीटी में एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं होते हैं। जबकि अगर आप उसी ट्रीटी को रेटिफाई कर देते हैं तो ऐसे में ट्रीटी के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, यानी कि इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है अगर आप उसको रेटिफाई करते हैं तो अभी तक इस ट्रीटी को 91 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया है, लेकिन उससे रेटिफाई केवल 8 कंट्रीज द्वारा किया गया है। इंडिया इसमें 9th कंट्री बनेगा जो इसे रेटिफाई करेगा। इंडिया चाहता है कि समुद्र का संरक्षण किया जाए, उसमें बायोडायवर्सिटी तथा इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाए, और उससे जो रिसोर्स निकलते हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए दुनिया भर के सभी देशों में। यही नहीं कि जो देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए वो समुद्र का हद से ज्यादा इस्तेमाल करे खुद के डेवलपमेंट के लिए। अभी तो इस सिर्फ 91 कंट्रीज ने साइन किया है, और रेटिफाई उसमें भी केवल सिर्फ 8 कंट्रीज ने किया है। इस ट्रीटी के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य इस ट्रीटी का है मरीन इकोसिस्टम को बचाना। समुद्र में अगर आप देखें तो जो 61% एरिया जो है हाई सी ट्रीटीज के अंदर आने वाला, उसमें इकोसिस्टम को बचाना तथा उसकी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना। अभी के जो समुद्र में जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम समुद्र के रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो बहुत से अनुमानों में यह साबित हो गया है कि 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक का वजन समुद्र के जीव जंतुओं से ज्यादा हो जाएगा। मतलब समुद्र में जितनी ज्यादा मछलियां हैं उनके कंबाइन वेट से ज्यादा प्लास्टिक का वेट होगा, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के समुद्र किनारों पर हमें मरी हुई मछलियां नजर आती है। साथ ही अगर आप फिशिंग के जो स्टाइल अभी फिलहाल दुनिया में चल रहे हैं, उसमें एक होता है आपका बॉटम ट्रोलिंग। मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, समुद्र में ये आपका हो गया जल स्तर, और ये हो गया आपका सरफेस। जो समुद्र का सबसे नीचे सरफेस है वो आपका हो गया सरफेस। बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग होती है जिसमें जो नेट डाला जाता है वो यहां से सीधा समुद्र के बॉटम तक आता है, और मछलियां जो होती है आमतौर पर जो सांस लेने के लिए ऊपर आती है, या ऐसी कोई मछलियां जो समुद्र में सांसें लेती है, वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाती है पानी के दबाव के वजह से, तो मछलियां ज्यादातर हमें इस एरिया में दिखाई देती है। लेकिन बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग में होता यह है कि यहाँ पर जो जीव जंतु है जो समुद्र की बायोडायवर्सिटी तथा इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए काफी जरूरी है, वो भी नेट के अंदर फंस जाती है, जिस वजह से यहाँ की जो फूड चेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन प्रयासों को भी रोका जाना है। साइनाइड फिशिंग एक होती है जिसमें समुद्र में करंट छोड़ा जाता है, उस तरीके की फिशिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये इस ट्रीटी के मेन एम होंगे। साथ ही साथ जो मरीन से रिसोर्सेस निकलेंगे उनका भी फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। डेवलप कंट्रीज ज्यादा स्तर पे समुद्र का दोहन ना करे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर करे, जिस वजह से वो भी अपने समुद्र का इस्तेमाल खुद के विकास के लिए कर सके। साथ ही साथ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी तैयार किया जाना चाहिए, ये इस ट्रीटी की एक डिमांड रहेगी। कोई देश अगर समुद्र के
हाई सीज ट्रीटीज में कोई एक उत्खनन करता है गैस या ऑयल का, वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में वहां के इकोसिस्टम तथा बायोडायवर्सिटी को क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, इसका एक एनालिसिस किया जाना चाहिए। और जो खर्चा हो रहा है वो उस देश के ऊपर चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाने की इस ट्रीटी में बात की गई है। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होंगे? जिस तरह से जमीन के ऊपर हमने नेशनल पार्क्स तथा बायो रिजर्व्स बनाए हैं, जहां पर प्राणियों को संरक्षण दिया जाता है जो संख्या में कम है, इन्वायरमेंट की दृष्टि से उनका इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफी ज्यादा है, उनको हम नेशनल पार्क्स तथा बायो रिजर्व्स में संरक्षण देते हैं। उसी प्रकार से कुछ मछलियां है या कुछ अन्य प्राणी है जो समुद्र की इकोसिस्टम तथा बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में उन प्राणियों का वहां पर संरक्षण किया जाएगा, वहां पर फिशिंग को, माइनिंग को काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा मरीन नेशनल पार्क्स बनाकर। अब इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्या आएगी? तो सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए ये ट्रीटी सिर्फ 61% एरियाज को कवर कर रही है। 39% एरियाज के ऊपर इस ट्रीटी में कोई बातचीत नहीं की गई है, और इस ट्रीटी के जुरिडिक्शन से बाहर का ये एरिया होगा 39% एरिया। आप सोच के देखिए, ये वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि समुद्र से या किनारे से इतना दूर वही फिशर्स आते हैं जो इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, और जो कमजोर फिशरमैन होते हैं जो शायद नेचर के बारे में उतना नहीं सोचते, वो किनारे पर रहकर ही एक्स्ट्रा फिशिंग करते हैं या ज्यादा फिशिंग करते हैं, जिस वजह से वहां पर बायोडायवर्सिटी तथा इकोसिस्टम में काफी तनाव हमें दिखाई देता है। तो ऐसे में इस ट्रीटी को चाहिए कि ये जो 39% का एरिया है उससे भी कवर करने के लिए कुछ प्रयास करें। अभी तक इस ट्रीटी को सिर्फ 8 देशों ने रेटिफाई किया है, और कोई भी ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग होने के लिए कम से कम 7 देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए। 60% कंट्री नहीं, सिर्फ 60 कंट्रीज, तब ये ट्रीटी पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगी, लीगली बाइंडिंग होगी। कोई भी ट्रीटी अगर लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आपको पता है कि जो बड़े देश होते हैं, मेजर प्लेयर्स होते हैं, बिग कंट्रीज होती है, वो उस ट्रीटी को मतलब कुछ समझते ही नहीं है, वो अपने ही चलाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इसे लीगली बाइंडिंग किया जाना चाहिए। इसलिए 60 देशों द्वारा इसे साइन करना भी उतना ही जरूरी होगा। ये इम्प्लीमेंट होने में और वक्त लेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 देशों द्वारा इसे रेटिफाई किया जाना है। अभी तो 8 ही है, भारत जब रेटिफाई करेगा तब जाके 9 होंगे, और बड़े देश अगर इसमें शामिल होते हैं तो ही ये पूरी तरह से वर्क कर पाएगी। आपको बता दूं कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। उस प्रोटोकॉल को अमेरिका द्वारा केवल साइन किया गया था और रेटिफाई नहीं किया गया था। अगर अमेरिका जैसा बड़ा देश किसी ट्रीटी से बाहर निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को, जो अमेरिका के अच्छे दोस्त है, या अमेरिका के विरोधी देश रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनको भी बाहर निकलने के लिए एक आसानी का रास्ता पैदा कर देता है। क्योंकि अगर अमेरिका ही सुनने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरे देश क्यों सुनेंगे? क्योंकि अमेरिका एब्सोल्युटली सुपर पावर है फिलहाल के वक्त में। फिलहाल के वक्त में आगे जाकर शायद चाइना उसे ओवरटेक कर ले। लेकिन इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो यूएन क्लॉज है आपका, ये बायोडायवर्सिटी के ऊपर तो बात करता है, इकोसिस्टम के ऊपर तो बात करता है, पर उसे किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाना चाहिए, कौन से प्रकार के लॉज वहां पर इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन देशों के ऊपर लगाने चाहिए, इसके ऊपर यूएन क्लॉज में कोई बातचीत नहीं की गई थी, प्रोसेस ही मेंशन नहीं थी। उस प्रोसेस को मेंशन करने का काम इस ट्रीटी के अंतर्गत होने वाला है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क जो है कुनमिंग का, उसके अंतर्गत 30x30 का एक कंसेप्ट है। इसमें कहा गया है कि 2030 तक दुनिया भर के समुद्र का 30% एरियाज को वहां पर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, इकोसिस्टम को मेंटेन करेंगे, साथ ही आपका बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे, और सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, जिसमें आपका टूरिज्म भी आ गया। ये सब जो नियम है या ये सब जो टारगेट्स है वो कुनमिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनाए गए हैं। अगर उनको 2030 तक वास्तविकता में जमीनी रूप पर लागू करना है तो इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंस वैसे भी काफी हद तक बढ़ जाता है। और ओशन का इंपॉर्टेंस ह्यूमन के लिए कितना ज्यादा है ये तो आपको पहले से ही पता है। दुनिया भर में जो भी कार्बन का हम इमिशन करते हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम सबसे ज्यादा ओशन ही करते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ओशन काफी ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर का सबसे ज्यादा ट्रेड ओशन के रास्ते ही होता है। और जो फिशेस होती है वहां पर वो गरीब वर्ग के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में चाहे आपका ऑयल या नेचुरल गैसेस हो गए हो, आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लगने वाली बहुत सी चीजें हैं जो हमें ओशन से मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ऐसे में ओशन का प्रिजर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन बात यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि 2050 तक ओशंस में प्लास्टिक का प्रमाण वहां के टोटल जीव जंतु की आबादी के कुल वजन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में ओशंस को बचाने के लिए जो इनिशिएटिव जो क्लॉज द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा लिया गया है काफी अच्छा है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया जाना उतना ही मुश्किल होगा। तो देखेंगे आगे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है। ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।